सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए ईडी से जैसे ही पूछा कि पहले आपने बताया कि रिश्वत की रकम 100 करोड़ थी, तो फिर 2-3 साल में बढ़कर 1100 करोड़ कैसे हो गई, ये पूरे अपराध की आय कैसे हुई, वैसे ही ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की झड़ी लगा दी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्ड है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ मांगे थे, हम आपको दिखा भी सकते हैं। एएसजी ने आगे कहा कि हमारे पास सबूत है कि गोवा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल का होटल खर्च कितना था। ये 7 सितारा भव्य होटल गोवा में ग्रैंड हयात था। बिल का भुगतान कैरिएट इंटरप्राइजेज की ओर से किया गया था और हमारे पास इसके दस्तावेज भी सबूत भी हैं। जांच एजेंसी की दलीलों पर जजेस ने कहा कि 100 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाले को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है। इतनी बढ़त कैसे हुई? ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए बताया कि उनका नाम जांच के दौरान सामने आया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच की शुरुआत में केंद्र में केजरीवाल नहीं थे, जांच के क्रम में उनका नाम निकलकर सामने आया। ये कहना गलत है कि हमने केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए गवाहों के विशेष रूप से बयान के बारे में सवाल किए। गवाहों की तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए धारा 164 के बयान को देखा जा सकता है। ईडी की दलील पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने कहा कि आपने सभी पहलुओं को दर्ज करते हुए केस डायरी बना रखी होगी और इसे हम देखना चाहेंगे। जजेस ने कहा कि हमारे पास सीमित सवाल है, वो ये कि क्या गिरफ्तारी में पीएमएलए सेक्शन 19 का सही तरीके से पालन हुआ। लेकिन पहली गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल का समय लग जाना सही नहीं लगता। मामले की सुनवाई के दौरान ही जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि इस मामले में सबसे पहले किसी सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी कब हुई थी, गिरफ्तारी की तारीख क्या है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या ब्यूरोक्रेट। इस पर ईडी की ओर से एएसजी राजू ने जवाब दिया कि 9 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू की दलीलों पर सवाल किए कि जिन बयानों के हवाले से आप जो कह रहे हैं वो संभवतः आपकी कल्पना हो सकता है, किकबैक दिया गया। इस पर राजू ने कहा कि हम अपनी जांच को इन बयानों के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं, हमें उसमें कामयाबी भी मिल रही है। एएसजी राजू ने कहा कि हमारे पास उस समय किसी को दोष देने का कोई कारण नहीं था, ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इनमें कौन शामिल था, सीधे तौर पर रिश्वत के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते थे। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा अगर आप सवाल नहीं उठाते तो ये आपका मसला है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने ईडी से केस सभी फाइलें मांगी, कहा और हम देखना चाहते हैं कि ऑफिसर ने क्या नोटिंग्स की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 3 अहम केस की फाइल्स नोटिंग मांगी है और इनमें आरोपी शरद रेड्डी की गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट के सामने बयान, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की फाइल मांगी। ईडी ने कहा कि जब जांच शुरू हुई तो इसका ध्यान केजरीवाल पर नहीं था, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उसका नाम सामने आया, भूमिका स्पष्ट हुई। मगंतु और शरद रेड्डी के साथ केजरीवाल के बारे में इसलिए कोई सवाल नहीं पूछे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला के किंगपिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश किए जाने के बाद से कांग्रेस खामोश बैठी है। कांग्रेस ने केजरीवाल के समर्थन में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस तरह के बयान केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिए गए थे। लेकिन बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने एलजी के फैसले का स्वागत भी नहीं किया, जबकि इसी कांग्रेस में सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी पर सिख फॉर जस्टिस के साथ संपर्क करने और चुनावों के दौरान मदद लेने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अमित शाह से पूरे मामले की जांच की मांग भी कर चुकी है, लेकिन तब और अब में फर्क है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ में केजरीवाल कांग्रेस के दोस्त है, इसलिए कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। केजरीवाल ने न सिर्फ भुल्लर की रिहाई का वादा खालिस्तानी संगठनों से 134 करोड़ ऐंठे, बल्कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नेता गुरविंदर सिंह के आवास पर भी रुके थे। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि सिख फॉर जस्टिस आम आदमी पार्टी के लगातार संपर्क में है और चुनावों में उनकी मदद भी कर रहा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी 2022 को मतदान होना था। उससे ठीक पहले पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की एक चिट्ठी सामने आई थी, जो उन्होंने मतदान के 2 दिन पहले यानी 18 फरवरी 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू के उसी खत का हवाला भी दिया था जिसके बारे में एलजी ने भी लिखा है। चन्नी ने लिखा था कि पन्नू का ये पत्र पंजाबी भाषा में लिखा था और उसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस लगातार आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। ये पत्र में भी लिखा गया था कि 2017 के विधानसभा चुनावों की तरह ही 2022 के चुनाव में भी ये संगठन आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहा है। चन्नी ने अपने पत्र में कहा था कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए ये बेहद गंभीर मामला है और उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। चन्नी ने अनुरोध किया था कि इस मामले में तत्काल उचित कार्रवाई की जाए। चन्नी ने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे कुमार विश्वास की
खालिस्तानी ताकतों के साथ अरविंद केजरीवाल के संबंधों को लेकर आरोप लगाए। इन आरोपों की भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। चन्नी ने यह भी कहा था कि विभाजनकारी ताकतों के कारण पंजाब ने पहले काफी कुछ सहा, लिहाजा इसकी गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की जाए। इस मामले में सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पंजाब चुनाव के बाद अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जबकि ये पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद आरोप हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार पंजाब की जनता ने इन आरोपों का जवाब दिया था, अब देश की जनता भी देगी। बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जांच का स्वागत किया। उनका कहना है कि केएलएफ को केजरीवाल का मौन समर्थन प्राप्त था। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल केएलएफ के नेता गुरविंदर सिंह के आवास पर भी रुके थे। सचदेवा ने आरोप लगाया कि अलगाववादी कार्यक्रमों के लिए सीएम केजरीवाल नरम रुख रखते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केएलएफ के प्रति केजरीवाल की नरमी को ध्यान में रखते हुए सिख फॉर जस्टिस के वित्तीय सहायता स्वीकार करने की बात को इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यासीन मलिक जैसे लोगों को समर्थन के लिए भी केजरीवाल को जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ईडी की जोरदार दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला टाल दिया। मतलब कि केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। अब इस मामले की सुनवाई 9 मई को होगी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए तमाम दलीलें दी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एसएसजे एसवी राजू की दलीलें कारगर साबित हुई। बड़ी बात यह है कि आज भी सुनवाई के दौरान संजय सिंह का नाम कोर्ट में लिया गया। तुषार मेहता ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि देखिए, किस तरह से संजय सिंह ने जमानत का दुरुपयोग किया है, वैसे ही केजरीवाल भी करेंगे। इसके पहले जस्टिस खन्ना ने कहा कि वह दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, चुनाव चल रहे हैं, यह असाधारण परिस्थिति है। इस पर एसजी मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हम किस तरह का उदाहरण दे रहे हैं? क्या दूसरे लोग सीएम से कम महत्वपूर्ण हैं? क्या हम नेताओं के लिए अलग अपवाद अपना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार अधिक जरूरी है? जस्टिस खन्ना ने कहा कि निश्चित तौर पर हम अपराध में शामिल नेताओं से अलग व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। मेहता ने कहा कि सवाल यह है कि उन्हें अंतरिम जमानत मिले या नहीं। उन्हें 6 महीने पहले बुलाया गया था, लेकिन वे खुद जज बन गए। मेहता ने कहा कि यदि उन्होंने सहयोग किया होता तो हो सकता है कि गिरफ्तारी ना होती। अब वह कह रहे हैं कि हमें जमानत चाहिए, चुनाव प्रचार करना है। मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री समन को दरकिनार कर रहे हैं, यह गलत संदेश देगा और आम आदमी को निराश करेगा यदि उन्हें प्रचार के लिए छूट मिलती है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपकी आपत्ति समझ गए हैं, अंतरिम जमानत पर अपनी दलीलें दीजिए, हम आपको सुनेंगे। हम समझ गए हैं कि उन्होंने 9 महीने समन को दरकिनार किया। मेहता ने कहा कि अंतरिम जमानत को टाल दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि संजय सिंह ने जमानत का दुरुपयोग किया है। मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के अभाव में प्रशासनिक काम नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल की ओर पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह आदतन अपराधी नहीं है। मिस्टर मेहता गलत बात कर रहे हैं। इस तरह की अंतरिम जमानत परिस्थितियों के मुताबिक दी जाती है। तभी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सिंघवी के सामने बड़ी शर्त रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि अगर वह उन्हें अंतरिम जमानत देता है तो हम स्पष्ट हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री के रूप में आपके कर्तव्यों का पालन नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल से सवाल किया कि अंतरिम जमानत मिलने पर क्या आप दफ्तर भी जाएंगे? इस पर उनकी ओर से पेश वकील सिंघवी ने कहा कि मैं आबकारी नीति पर कोई काम नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अगर आप दफ्तर जाते हैं तो ठीक नहीं होगा। इस पर सिंघवी ने कहा कि एक सीएम के तौर पर इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि सीएम के पास अगर कोई मंत्रालय नहीं है तो क्या वो पद संवैधानिक हो गया है? एलजी ने भी मान्यता दी है। 2 हफ्ते पहले एलजी ने भी फाइल वापस कर दी कि सीएम के हस्ताक्षर नहीं थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए हम आपको छोड़ते हैं तो ऑफिस जाना ठीक नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। वहीं सिंघवी ने कहा कि मैं एक बयान देना चाहता हूँ, वह किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, इस शर्त के साथ कि एलजी इस आधार पर कोई काम नहीं रोकेंगे। मैंने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। शराब घोटाला के किंगपिन चुनाव प्रचार करने के नाम पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे थे, लेकिन अंतरिम जमानत की राह में कई बाधाएं आ खड़ी हुई। इनमें से 2 तो खुद केजरीवाल की तरफ से खड़ी हो गई और एक ईडी ने खड़ी कर दी। नतीजा ये हुआ कि मामले की सुनवाई टाल दी गई। अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने साफ कहा
कि देश भर में करीब 5000 नेता जेल में हैं और बहुत सारे एमडी भी जेल में हैं। ऐसे में कोई एमडी ये कहे कि मेरी कंपनी दिवालिया हो जाने वाली है, इसलिए मुझे अंतरिम जमानत दे दी जाए, चुनाव प्रचार का बहाना भी कुछ वैसा ही है। दूसरी बात संजय सिंह बन गए हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खूब उल्लंघन किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि संजय सिंह ने जमानत का दुरुपयोग किया, मतलब कि जिन शर्तों पर उन्हें जमानत दी गई उसका पालन करने में वे विफल रहे। तो केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे, इस बात की भला क्या गारंटी है। ईडी के इन तर्कों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। चुनाव का वक्त है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इसलिए अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त रखी कि अंतरिम जमानत के दौरान कोई भी सरकारी काम नहीं करें और न ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करें, तो केजरीवाल के वकील ने पलटकर दूसरी शर्त कोर्ट के सामने रख दी। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बशर्ते एलजी किसी फाइल को ये कहकर वापस न लौटाएं कि इस पर सीएम के दस्तखत नहीं है। सिंघवी की बातों का मतलब यह था कि केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद कोर्ट के किसी शर्त को नहीं मानेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। बस फिर क्या था, अचानक बेंच उठ गई और मामला टल गया। इसके पहले कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आदतन अपराधी नहीं, इसलिए चुनाव को देखते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कई ऐसी टिप्पणी की जिसे केजरीवाल के लिए राहत के संकेत के तौर पर देखा गया। हालांकि ईडी ने यह कहकर अंतरिम जमानत पर विचार का विरोध किया कि नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। मेहता ने कहा कि इस अंतरिम जमानत को टाल दिया जाए। संजय सिंह ने जमानत का दुरुपयोग किया। 1 घंटे के लंच ब्रेक के बाद दोबारा मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस दत्ता ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी केस का जिक्र किया। इस पर मेहता ने कहा कि वो अंतिम आदेश था। जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब हम फाइनल आदेश दे सकते हैं तो कभी भी अंतरिम आदेश भी दे सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम ये नहीं देख रहे कि वो नेता हैं या नहीं, हर व्यक्ति के कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। हम विचार कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर अपवाद की आवश्यकता है या नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि नेताओं के लिए अलग कानून है। मेहता ने कहा कि उनके पास कोई मंत्रालय, कोई पद, कोई हस्ताक्षर, कोई जिम्मेदारी नहीं। सिंघवी ने कहा कि वे किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, लेकिन एलजी इनकार न करें। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को तगड़ा झटका देते हुए शिक्षक भर्ती घोटाला में सीबीआई की जांच को जारी रखने का आदेश दिया है। ये मामला ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि टीएमसी सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर सीबीआई की जांच पर सवाल उठा रही है। सरकार का कहना था कि सीबीआई बिना इजाजत अपनी मर्जी से जांच शुरू कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बंगाल शिक्षक घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया गया था। हालांकि शीर्ष न्यायालय ने मामले में सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा सहायक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सीबीआई द्वारा जांच जारी रहेगी, लेकिन उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से कड़े सवाल पूछे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा भर्ती लगभग 25,000 टीचर्स की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इस फैसले को बंगाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश ने बंगाल सरकार से पूछा कि उसने अतिरिक्त पद क्यों बनाए और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को नियुक्त क्यों किया, जबकि चयन प्रक्रिया को ही अदालत में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए बंगाल सरकार के वकील नीरज किशन कौल ने पूछा कि क्या इस तरह के आदेश को कायम रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सीबीआई का भी मामला नहीं है। 25,000 नियुक्तियां अवैध हैं, शिक्षक बाल अनुपात, सब कुछ गड़बड़ा गया। स्कूल सेवा आयोग की ओर से पेश वकील जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के पास नौकरियां रद्द करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसके आदेश इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत हैं। जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां नष्ट कर दी गई हैं, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और फिर सीजेआई बोले कि इतने संवेदनशील मामले के लिए टेंडर क्यों नहीं जारी किए गए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ओएमआर शीट्स की डिजिटल प्रतियां रखना आयोग की जिम्मेदारी है। इस पर स्कूल सेवा आयोग की तरफ से जवाब दिया गया, ये उस एजेंसी के पास है जिसे काम आउटसोर्स किया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, कहां है? सीबीआई को ये नहीं मिला, ये आउटसोर्स है, आपके पास नहीं। क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का इससे बड़ा उल्लंघन हो सकता है? उन्हें केवल स्कैनिंग के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन आपने उन्हें पूरा डेटा रखने दिया। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इसे ले लिया। आप लोगों के डेटा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। सीजीआई ने तब पूछा कि क्या आयोग ने आरटीआई आवेदकों को गलत बताया था? कोई डेटा आपके पास नहीं है। गुप्ता ने उत्तर दिया, ऐसा हो सकता है।
जब उन्होंने पूछा कि क्या हाईकोर्ट के निर्देश निष्पक्ष थे, तो मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि लेकिन ये प्रणालीगत धोखाधड़ी, सार्वजनिक नौकरियां आज बेहद दुर्लभ हैं और उन्हें सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखा जाता। अगर उनकी नियुक्तियों को भी बदनाम किया जाता है तो सिस्टम में क्या रह जाता है? लोग विश्वास खो देंगे। आप इसे कैसे स्वीकार करेंगे? अदालत ने यह भी पूछा कि क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर वैध और अवैध नियुक्तियों को अलग करना संभव है? राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। न्यूयॉर्क के एक गुरुद्वारे में खालिस्तानी आतंकियों के साथ अरविंद केजरीवाल की गुप्त बैठक की तस्वीरें और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकी बुल्लर के लिए पैरवी करने वाली चिट्ठी, कई दस्तावेज और अहम सबूत, इन सब के आधार पर ही एलजी सक्सेना ने केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की। एनआईए जांच की सिफारिश से बौखलाई आम आदमी पार्टी अब चाहे जो भी कहे, लेकिन 2014 में अमेरिका गए केजरीवाल की न्यूयॉर्क स्थित गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में खालिस्तानी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकों की तस्वीरों से सवाल उठता है कि आखिर केजरीवाल ने इन आतंकियों के साथ गुपचुप बैठक क्यों की और उस बैठक का एजेंडा क्या था? उस बैठक के बारे में केजरीवाल अब तक खामोश क्यों हैं? हकीकत तो ये है, केजरीवाल ने जनवरी 2014 में केजरीवाल द्वारा इकबाल सिंह को लिखे गए पत्र में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले ही राष्ट्रपति को प्रोफेसर बुल्लर की रिहाई की सिफारिश की है और एसआईटी के गठन सहित अन्य मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक समयबद्ध तरीके से काम करेगी। केजरीवाल के खिलाफ ये शिकायत वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया और आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता मुनीश कुमार रायजादा ने की थी। शिकायतकर्ताओं ने एक वीडियो सामग्री का भी हवाला दिया जिसमें कथित तौर पर गुरपतवंत सिंह पल्लू भी शामिल था। इन लोगों का आरोप है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को 2014 और 22 के बीच खालिस्तानी ग्रुप में 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी रकम मिली है। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर 1993 दिल्ली बम विस्फोट मामले में दोषी है। भुल्लर को दिल्ली में युवा कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विस्फोट में 9 लोगों की हत्या और 31 अन्य को घायल करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। जर्मनी से डिपोर्ट करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1995 से तिहाड़ जेल में बंद भुल्लर को अगस्त 2001 में अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन 2014 में उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इतने सारे सबूतों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एनआईए जांच के आदेश दिए हैं। एनआईए आतंकवाद निरोधी एजेंसी है। एलजी द्वारा एनआईए को की गई सिफारिश के पत्र से कई चीजें सामने आती हैं। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल सचिवालय ने कहा कि एलजी सक्सेना को शिकायत मिली थी कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूह से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग मिली है। अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद भुल्लर 1993 में दिल्ली बम विस्फोट मामले में 9 लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। उन्हें 25 अगस्त 2001 को टाडा अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा को कम करने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। एलजी सक्सेना ने पत्र में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, पेन ड्राइव, फॉरेंसिक जांच सहित जांच की आवश्यकता है। पत्र में कहा गया कि शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन प्राप्त राजनीतिक फंडिंग से संबंधित है। सूत्रों ने कहा कि शिकायत खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा जारी एक वीडियो को संदर्भित करती है, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानी समूह से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले।